ऐसा क्या है ट्रेडिंग के अंदर जो सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं? अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ और एक रिच लाइफस्टाइल की जो आदमी को इच्छा होती है। लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वी डोंट हैव मनी। क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट जो आपको पता भी ना चले। 9 to 5 काफ़ी सारे लोग करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा या फिर कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि आप प्रोफेशनल सर्विसेज को अवेल कर सकें। स्टॉक मार्केट से क्या गाड़ी, घर या फिर लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है? गेट रिच क्विक वाला फंडा छोड़ करके अगर सीरियस फाइनेंशियल जर्नी की तरफ आदमी आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट एंड आज के पॉडकास्ट के लिए आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज के गेस्ट हैं राघव कुमार जी, जिनके पास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में 20 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने सर का कंटेंट खुद बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा है। 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। राघव वैली इन्वेस्टिंग नाम से यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते हैं। मैं काफ़ी सालों से सर का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ एंड ये पॉडकास्ट मस्ट वॉच है अगर आप 3 कैटेगरीज के अंदर आते हो। पहला, अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी स्टॉक मार्केट शुरू करना है या आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको सेफ गार्ड करेगा जो मार्केट के अंदर खराब चीज़ें उससे। दूसरा, आपको देखना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लूज कर रहे हो, क्योंकि ऐसे 95% लोग हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में आते हो, दे नॉट वेरी डिफरेंट, तो आपको इस पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी जो शायद आपको उस ग्रुप से निकाल पाए ऑफ लूजिंग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। तीसरा, ये पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू एक वेल्थ जनरेशन करना चाहते हो। स्टॉक मार्केट से एक दिन के लिए पैसा निकालने वाले, एक हफ्ते के लिए पैसा निकालने वाले बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बट वेल्थ क्रिएशन अगर आप करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, देन दिस इज अ मस्ट वॉच पॉडकास्ट एंड फॉर दैट आई हैव द बेस्ट गेस्ट, राघव जी। थैंक वेलकम यू टू रोजित, पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो राघव जी, पहला मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई है, कहाँ पे आपने एजुकेशन करी, फिर कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया एंड फिर स्टॉक मार्केट के टुवर्ड्स कैसे बढ़े, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में या फिर पेरेंटिंग में तो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल रहता है। हाँ, अगर हम स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी एजुकेशन ऐसी है जो उसको जस्टिफाई कर सकती है कि आपको स्टॉक मार्केट सिखा देगी। स्टॉक मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। आपको बैकग्राउंड नॉलेज एक चाहिए, एक आपको नॉलेज पूल चाहिए जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को निकाल सको जब भी आपको किसी पर्टिकुलर एनालिसिस की ज़रूरत होती है या आपको किसी पर्टिकुलर डिसीजन की ज़रूरत होती है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल आता है आपके एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस की कमी बहुत लोगों में हो जाती है बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ टिक नहीं पाते। बहुत से लोग यहाँ जल्दी एग्जिट्स बहुत होती है, मतलब एग्जिट का मतलब है कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, सारा कुछ वाइंड अप हो जाता है। तो आई थिंक एजुकेशन या नॉलेज जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अगर हमें पता नहीं चीज़ है तो फिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत होनी ज़रूरी है, टू रीड। आपको पढ़ना, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सको। तो अगर इन चीज़ों का सबका कॉम्बिनेशन है, प्लस आप अगर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं मतलब आप इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक फर्म बिलीव होना चाहिए अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे, उसकी ग्रोथ स्टोरी पे, और जो भी कुछ आपके चारों तरफ चल रहा है। इफ़ यू कैन अलाइन ऑल दीज थिंग्स देन आई थिंक यू कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर। और मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही है। तो अपार्ट फ्रॉम माई फॉर्मल एजुकेशन, उसके अलावा एक्सपीरियंस और कुछ नया हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट है या कोई नया प्रोडक्ट हो रहा है, नई तरह की इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, नया सेक्टर निकल कर आ रहा है, इन चीज़ों को पढ़ने का, इसके बारे में और ज़्यादा जानने की एक क्यूरियोसिटी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने मिल करके दे हैव कन्वर्टेड मी इनटू फुल टाइम और रादर अ प्योर इन्वेस्टर। तो राघव जी, आप हमेशा से इन्वेस्टर थे, आपने ट्रेडिंग भी इनिशियली ट्राई करी है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो सकता है जिसने ट्रेडिंग ट्राई ना करी हो यहाँ पे। तो ट्रेडिंग तो एक तरह की मार्केट को गुरु दक्षिणा है, वो जाकर के आपको देनी देनी होती है। और उसमें जो जितनी जल्दी समझ जाता है, इसका मतलब है कि गुरु उससे प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया उस प्रॉब्लम से। मैंने भी ट्रेडिंग करी है और हर तरह की ट्रेडिंग करी है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, और काफ़ी वॉल्यूम्स में करी है। बट लकीली कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतने लॉसेस लिए हों कि मैं स्टॉक मार्केट से बाहर हो गया। तो स्टॉक मार्केट में मैं मेंटेन रहा
किसी तरीके से मैं मैनेज कर पाया, ये कह दीजिए बैलेंस कर पाया कि मुझे इतना ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और क्योंकि इन्वेस्टिंग तो पैरेलली चलती है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो इन्वेस्टिंग भी कर रहे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। बट हाँ, अगर ये समझ जल्दी आ जाए कि कौन सी चीज़ आपके फेवर में ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ आप क्रैक कर पा रहे हो, तो आई थिंक वही मेरे साथ हुआ। ट्रेडिंग से फिर प्योरली इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट हो गया मैं। तो राघव जी, ये ट्रेडिंग इतना खींच क्यों लेता है? मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक सिस्टर है, शी इज़ मैरिड। तो उन्होंने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो मैंने उनको कुछ ईटीएफ बताए, कुछ म्यूचुअल फंड्स बताए। मैंने बोला ये ट्रेडिंग से आप बिल्कुल दूर रहना, इंट्राडे से। बट क्योंकि मार्केट नया-नया बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, 1 महीने बाद वो मुझे कॉल करती हैं एंड बताती हैं कि मैं स्टॉक्स ले लेती हूँ और फिर उन्हें बेच देती हूँ। मैंने बोला क्यों? तो वो मुझे ऐसे बता रही थी कि उन्हें सब कुछ क्रैक कर लिया है कि स्टॉक्स को ले लो, कुछ दिन बाद वो बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने कहा अगर वो नहीं बढ़े तो? नहीं, नहीं वो तो बढ़ ही जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंस सबके साथ भी होते हैं। तो ऐसा क्या है ट्रेडिंग के अंदर जो सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और अपने हाथ जलाने के बाद ही इंसान को समझ में आता है, जैसे आपने बोला ना गुरु दक्षिणा देना ही पड़ता है। तो क्या है? ट्रेडिंग एक ल्योर ऑफ क्विक मनी है, मतलब कि इसके अंदर बड़े सारे प्रोमिसेस हैं और बड़ी सारी ड्रीम सेलिंग है। आपको एक सपना दिखाई देता है कि मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो जाऊंगा, जो दिखाया जाता है कि मैं अगर ट्रेडिंग करता हूं तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, और एक रिच लाइफस्टाइल की जो आदमी को इच्छा होती है, वो ऐसा लगता है खासतौर से यंगस्टर्स को। ऐसा लगता है कि बस मेरी रीच में है, मैं हाथ बढ़ाऊंगा और उसको पकड़ के अपने पास ले आऊंगा। सिर्फ मुझे जो रोक रहा है वो ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में जो एंट्री करने से मुझे चीज़ रोक रही है वो शायद मेरी नॉलेज है, तो आदमी उसके लिए नॉलेज भी गैदर करने की कोशिश करता है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी यंगस्टर्स बहुत एंथुजियास्टिक हैं और वो सीखना भी चाहते हैं। बट प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि बिना अपने स्किल को पहचाने, अपने आप को एनालाइज करे बिना वो कुछ भी सीखे जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग में जो ये ड्रीम वाला पार्ट है, प्लस जो गेट रिच क्विक वाली एक चीज़ है, एक जो ड्रीम आता है, कंपाउंडिंग लॉस की समझ में आती है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग का जो ल्योर है उसका सबसे बड़ा कारण है बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग एक एंटरटेनमेंट के लिए जब तक लिया जाता है तब तक ठीक है, बट जब वो एक प्रोफेशन में बन जाता है, बिना पूरी नॉलेज के जब आप उसके अंदर जाते हैं, बिना उसके रिpercussions को समझे और बिना उसके एंड रिजल्ट को रियलाइज करें कि अगर आप इसके अंदर घुसते चले गए तो ये कितना डीप आपको लेके जाएगा कि शायद फिर आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब मिस होता है तो एक टाइम तक तो ट्रेडिंग आपको किक देती है, आपको मजा आ रहा होता है, आप एंटरटेनमेंट से कब उसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर देते हो और कब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आप क्रॉस कर जाते हो उसके अंदर कि अब आप फाइनेंशियली इतना डीप उसके अंदर घुस चुके हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने एग्जांपल दिया, ऐसे मैं भी एक आध दो एग्जांपल्स को जानता हूं कि वो किसी के फादर को बाद में पता चलता है कि उसके बेटे ने ट्रेडिंग में इतना नुकसान कर रखा है, इधर उधर से पैसे उठा करके, ये करके वो करके। तो आई थिंक वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रियलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को वहां पे रोक सको या तो, या वहां से वापस आ सको। मुझे लगता है ट्रेडिंग में ना एक तरीके का एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट और ये सारी चीजें होती है। एग्जैक्टली। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं तो हाँ। वो छोड़ देते हैं। अगर 5 ग्रुप में लोग ले रहे हैं, 4 उसमें चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट एक इंसान होगा जो उसमें एडिक्ट हो जाएगा, जो कभी भी जिंदगी में अल्कोहल नहीं छोड़ पाएगा। मुझे हाँ, लगता है ट्रेडिंग उसी तरीके की है। वो आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, कि भाई डिफरेंट एक्सपीरियंस आ रहा है। और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था। मुझे सबसे पहले पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। जी। मैंने एक वीडियो देखी, कैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 करोड़ रुपए कमाए। बट शौक कि ये तो मुझे पहले क्यों नहीं पता था। फिर मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में। एंड जब मुझे कॉन्सेप्ट पता चला तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि भाई लोग जॉब पे ही क्यों जाते हैं। ये क्यों जा रहे हैं जॉब पे? लोग ट्रेडिंग करके पैसा बना ले। फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट खत्म होता है, आपको रियलिटी समझ में आती है। और अभी प्रॉब्लम राघव जी ये हो गई है कि सोशल मीडिया पे सब दिखा रहे हैं कि वो पैसा बना रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे डालो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपको मिलेंगे 95% एक्यूरेसी स्ट्रेटजी, दिस स्ट्रेटजी, दैट स्ट्रेटजी। और बताने वाले लोग भी ऐसे बताते हैं कि इस लॉस तो हो नहीं सकता है। अगर आप वीडियो देखोगे एज अ बिगिनर तो यू विल बी 100% कन्विंस्ड कि भाई ये पैसा बना के देगी मार्केट। क्योंकि एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपको बहुत सारी बातें पता तो है नहीं, जो आप सुनते हो उसको आप हाँ, सच मान लेते हो। फिर अगले दिन आप जाते हो मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट करने, फिर आपको जाता है लॉस। अब आपको लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं ही हूँ जो खराब हूँ, आई एम अ फेलियर। एंड देन यू आर टोल्ड टू बाय और एनरोल फॉर अ बेटर कोर्स और अ बेटर स्ट्रैटेजी, जो थोड़ी सी और महंगी होती है, बट वो आपको पुरानी वाली प्रॉब्लम से बाहर निकाल लाएगी। हाँ, ऐसा लगता है। फिर लगता है कि दूसरी स्ट्रेटजी शायद मुझे क्रैक कर देगी, शायद दूसरा सेगमेंट मुझे कुछ रिटर्न दे देगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक जो पॉइंट होता है, जैसे आपने बोला कि नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, रिटर्न। नो रिटर्न पॉइंट, तो उसको कैसे पहचाने और कैसे ये पहचाने कि भाई ट्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर मी। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ।
2-3 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये जो इमोशनल टेस्टिंग करता है ट्रेडिंग, ये मेरे बस का नहीं है। जी। और मैंने शायद लास्ट इंट्रा ट्रेड 4 साल पहले ली होगी। उसके बाद तो ऑप्शन वगैरह तो कभी मैंने छुए नहीं। आई थिंक कि अगर आप सच में अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो और आप बिल्कुल लॉजिकल वे में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं या अगर इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस के साथ भी जो इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो एडवांस एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो अपना निश ढूंढ चुके होंगे एंड दे आर सेटल्ड इन देयर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो जो लोग स्टॉक मार्केट जर्नी में शुरू हुए हैं या एक इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, वो सीरियसली अगर ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या ट्रेडिंग को अगर सीरियसली अगर ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो कम से कम 5 साल दीजिए उसको। अगर आप एक कैपिटल सोचते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए मेरा फाइनल अमाउंट है जिसके साथ मैं इस में जाना चाहता हूँ, ऑल इन हो जाऊंगा मैं 10 लाख रुपए में, आई बी ऑल इन। तो आप सिर्फ 50,000 रुपए से 5 साल तक ट्रेड करते रहिए। 60,000 रुपए से 5 साल तक ट्रेड, मतलब 10% से कम पे 5 साल तक ट्रेड करते रहिए। 5 साल तक आप सारी साइकिल्स देख लोगे मार्केट की। वो दिन भी देख लोगे जिस दिन मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ, वो दिन भी देख लोगे आप जिस दिन मार्केट जबरदस्त उठी बिना किसी, वो दिन भी देख लोगे आप कि जिस दिन एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल की वजह से कुछ गलत वो आई, फिर फाइनली जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई तो मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर, फिर 2000 पॉइंट नीचे। आप 3-4 हजार पॉइंट की वेरिएशंस में जब सारी वेरिएशंस देख लोगे और वो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, और 5 साल बाद आप देखो कि वो 50,000 रुपए जो आप लेके चले थे उसका बना क्या। अगर वो 50 के 50 ही है या जीरो हो चुके हैं, तो खत्म है। वो पैसा आप बचा लो जो आपका बचा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि इस 50,000 को मैं कुछ कर पाया, जो भी कंपाउंडिंग आपने अपने मन में सोची थी, जो भी टारगेट आपको समझाया गया था, जिस ट्रेनिंग के हिसाब से भी आप चले हो, देन मे बी आप उस अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। बट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे क्यों एकदम से जो क्रॉस होता है बिना पता चले, वो क्यों क्रॉस होता है? क्योंकि हम उसके बहुत आगे से शुरू करते हैं। जो भी मेरा कंप्लीट अमाउंट है, मैं बिल्कुल उससे जब शुरू करूंगा फाइनल अमाउंट से, क्योंकि मुझे तो अब रातों रात अमीर बनना है। मुझे तो कंपाउंडिंग इस 10 लाख पे चाहिए, वो 50,000 पे मुझे समझ में आएगी। प्लस मैं तो सारे काम छोड़ के बैठा हूँ, नौकरी में छोड़ चुका, बॉस को मैं सुनाकर आ चुका और घर वालों को बता चुका कि मुझे अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। तो यहाँ पे भी अब ईगो भी आपको रहेगी, तो साइकोलॉजिकली भी आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो एक उसके साथ एंकरिंग बायस है जो हम लोग पढ़ते हैं, जब बायसेस, बिहेवियरल बायसेस पढ़ते हैं, जो एक एंकरिंग बायस है कि अपने बिहेवियर के साथ ही आप एंकर हो चुके हो, या आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को सच मान चुके हो कि अब आप उसको झुटलाने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं हो, या ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि ये गलत भी हो सकता है, ये मेरे पे बैकफायर भी कर सकता है। तो आई थिंक आप उस एडिक्शन में बहुत डीप जा चुके हैं, एंड यू नीड अ डी एडिक्शन कैंप। आपको छोड़ना भी चाहिए, मतलब ये भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप कर यस, देना है। तो यस। जो डायलॉग है ना, नेवर गिव अप, हाँ, वो नेवर गिव काफी अप, बार वो वर्क सही नहीं करता यहाँ पे। सही यू बात। नीड टू नो व्हेन यू गिव। और फिर वैसे जो आपने एडिक्शंस की बात करी थी, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तो इनके डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द हमारे यहाँ ट्रेडिंग डी एडिक्शन कैंप्स भी शुरू हो जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं नहीं मानते वो। कि भाई मुझे कुछ कैपिटल दे दो। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप मुझे कुछ कैपिटल दे दो, मैं ट्रेड करूंगा और फिर आपको पैसा वापस कर दूंगा। मैंने कहा भाई आपका जब पास्ट परफॉर्मेंस इतना खराब है हाँ। तो मैं आपको क्यों पैसे दे दूंगा ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके के लोगों को बहुत लगता है। अभी आपने जो बोले ना 5 साल वाली चीज, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पहले जनरेशन थी वो बहुत, क्योंकि देयर वाज नथिंग टू कंपेयर विद। हाँ आपने एजुकेशन करी, आपने एक जॉब करी, फिर आपने 30 पे अपना घर लिया, 40 पे आपने पहली गाड़ी ली। मतलब उस टाइम पे 40 पे पहली गाड़ी लेना वाज अ गुड जी, सक्सेस जी। सिंबल। आज के डेट में जनरेशन के साथ क्या हो गया कि वो देख रहे हैं कि 21 पे गाड़ी ले ली, 22 पे ले ली। स्कूल बॉयज गाड़ी में घूमते हैं, हाँ, स्कूल में गाड़ी चाहिए। तो उनके लिए वो जो फोमो हो गया है ना हाँ। कि यार ये मेरी एज का है, मुझसे 1 साल बड़ा है, इसने जा लिया, मैं नहीं ले हम्म। पाऊंगा। तो जब उनको हम बोलते हैं ना कि ये आप काम करोगे, इस पे 5 साल लगेंगे, तो वो उसको तुरंत ही बोल देते कि ये तो करना ही नहीं है फिर। हाँ, फोमो तो आई थिंक ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। कभी कभी फोमो में आप कुछ अच्छा भी कर जाते हो, फोमो में अगर आप मेहनत करते हो। जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो भी फोमो में करते हैं कि यार मैं ना मिस कर जाऊँ इस चीज को, मुझे पढ़ना है, ये बुक एक और आई है, मुझे इसको पढ़ना। आई थिंक वहाँ पे फोमो आपको हेल्प कर रहा है। बट अगर आप फोमो में पढ़ करके अपने स्टेक्स बढ़ाए जा रहे हो और सिर्फ अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप उस फोमो में हो, तो ये वंस यू स्टार्ट विथ फियर, फोमो का पहला वर्ड है फियर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक बार आपने फियर के साथ शुरू करा, यू विल ऑलवेज लिव इन दैट फियर। वो फियर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो फोमो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज वो आपकी साइकोलॉजी के अंदर घुस चुका है। और वो फोमो आपकी लाइफ का पूरा उद्देश्य बन चुका है। वो फोमो ही डिसाइड करेगा, वही डायरेक्ट करेगा कि अब आप कहाँ, किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। ठीक। तो राघव जी, अभी हमने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बातचीत कर ली कि
इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। एंड इफ यू वांट टू ट्राई तो आप एक बार कर लो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अगर नहीं होता है तो फिर आप इन्वेस्टिंग या फिर दूसरे करियर ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वी डोंट हैव मनी, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो ऑडियंस हम केटर करते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, वो अपने 20s के अंदर या 30s में, और एवरेज एज मुझे लगता है 30 की होगी, ज्यादातर उसमें से यंग लोग हैं। तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं इन्वेस्टिंग करने के लिए, म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए, तो हम ट्रेडिंग करेंगे और फिर अपना कैपिटल ग्रो कर लेंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अब लोग उस पोजीशन पे आ चुके हैं, पॉइंट पे कि चलो अगर ट्रेडिंग नहीं तो इन्वेस्टिंग, तो क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए कितनी होनी चाहिए मिनिमम? हम एक मिनिमम सैलरी क्या मान के चलें? मतलब कि जैसे कि हम कई कैटेगरीज में सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं किसी की 15,000 रुपये महीना सैलरी है, किसी की 15 लाख रुपए महीना भी इनकम हो सकती है। अगर किसी की सैलरी अमाउंट बहुत कम है कि वो अपने जो घर के खर्चे हैं वो चला रहे हैं और किसी तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, एरोप्लेन, जो भी कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं लाइफ स्टाइल के हिसाब से, कुछ पैसा तो बचता होगा अलग। तो अगर कुछ पैसा इस तरीके का अलग बचता है, आप बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ दो, आप भूल जाओ राकेश झुनझुनवाला को, वो उनकी लाइफ थी, या वॉरेन बफेट की वो उनकी लाइफ थी। अब एक कहावत है ना, किसी की मर्सिडीज देख के आप अपनी साइकिल नहीं तोड़ सकते। आपके पास तो वही एक साइकिल है, वही आपको लेके जाएगी आपकी मंजिल तक। आप 100 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो, आप 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, एटलीस्ट शुरू करो। अब मैंने तो ये एग्जाम्पल लिया बहुत ही कम सैलरी ग्रुप का, और अगर आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं तो 1000 रुपए भी नहीं स्पेयर कर सकता, मेरा तो सारे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी लाइबिलिटीज इतनी, तो छोड़ दो, आप रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आरडी कर लो, छोटा मोटा कोई अपने सेविंग अकाउंट में कर लो, या वो पहले जो लोग चाय के डिब्बे में पैसा भर के रख देते थे वो कर लेते थे। अब आप उससे ऊपर चलते हैं, अब आप जाते हैं एक प्रॉपर मिडिल क्लास की तरफ, अपनी मिडिल क्लास की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिनके पास पैसा स्पेयर होता है, बट वो उनको पता चले बिना कहीं ना कहीं निपट जाता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। उनको डिसिप्लिन थोड़ा सा अपने इन्वेस्टिंग लाइफ में और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लाना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जो आपको पता भी ना चले। आप कमाते हो 1 लाख रुपए महीना, आप सिर्फ 500 रुपए से शुरू करो, एक छोटी सी एसआईपी कर दो। आपका फाइनल एम क्या है कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है। देखिए, स्टॉक मार्केट वो समुंदर है जहां जाके सारी नदियां मिल जाएंगी, चाहे वो नदी मेरे और आपके डीमैट अकाउंट से आ रही हो, चाहे किसी म्यूचुअल फंड से आ रही हो, चाहे किसी एफआईआई की आ रही हो, वो सारी जाके स्टॉक मार्केट में मिलनी है। आपको फाइनली स्टॉक मार्केट में ही जाना है। आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ है, आप 500 रुपए की एसआईपी शुरू करो। आप समझना तो शुरू करो कि ये गेम है क्या, ये मार्केट है क्या, इन्वेस्टिंग कहते किस हैं, कहाँ पैसा लगता है, किस तरीके से कंपनीज को देखा जाता है। वो जो फंड मैनेजर है वो क्या, वो आपको रिपोर्ट्स देगा, हर महीने बताएगा, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होगा, क्वार्टरली जो भी रिपोर्ट्स आनी वो आएंगी, कुछ आप उसमें से देखना शुरू करो कितना इंटरेस्ट है। फिर आप इस 500 रुपए को 1000 रुपए पे लेके जाओ, 5000 रुपए लेके जाओ, 10,000 रुपए लेके जाओ, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। जो पैसा आप कम से कम 10 साल के लिए अलग रख सकते हो, उसी को यहाँ पे डालो। और अगर आपको लगता है कि इस पैसे की तो मुझे 2 महीने बाद जरूरत पड़ सकती है, 3 महीने बाद जरूरत पड़ सकती है, तो पिछले सितंबर 2024 से हम देख रहे हैं मार्केट्स की हालत क्या। पिछले एक सवा साल में मार्केट के नेगेटिव रिटर्न है या बिल्कुल जीरो पे बैठा हुआ है मार्केट, और बीच में तो ड्रॉ डाउन भी बहुत आया, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत जबरदस्त ड्रॉ डाउन आया। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो 5 साल से कम कोई भी ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म है। जो लोग समझते हैं कि 2 महीने 3 महीने शॉर्ट टर्म है और 1 साल के बाद में लॉन्ग टर्म हो गया, तो आई थिंक आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू करके धीरे धीरे उसको स्केल अप करें। उसके बाद आपको इतने में समझ में भी आ जाएगा कि ये बाजार है क्या, यहाँ काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से इकोनॉमी चलती है और सारी चीज़ें चलती हैं। और फिर टाइम बहुत है, अगर आप यंगस्टर हैं, आप यंग हैं, तो टाइम बहुत है, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करिए। तो राघव जी, ये तो आपने सही बोला, ये एकदम सही है जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर करियर में। बट एक मिडिल क्लास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। आई पर्सनली नो पीपल जिनका 20, 30, 50 लाख रुपए सेविंग अकाउंट पड़ा हुआ है, और वो बहुत ही प्राउडली बताते हैं कि इस पैसे पे मुझे 2-2.5 लाख रुपए का या जितना भी है इंटरेस्ट मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है। तो उन्हें लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। तो वो लोग क्या करें जिनका बहुत चंक ऑफ अमाउंट पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, और जो उन्होंने पूरे अपनी जवानी में इकट्ठा करा है, टुडे दे आर 40s एंड 50s। देखिए, 50 लाख रुपए अकाउंट में देख के अच्छा तो बहुत लगता है जब आप वो अकाउंट खोलते हो, और बार बार दिन में कई बार देखने का मन करेगा। 50-50 लाख रुपए बढ़ेंगे तो है नहीं फिर भी, लेकिन हाँ, मन तो करते ही, अच्छा भी लगता है। तो 50 लाख से आपको बढ़िया लग रहा है देखना, कोई बात नहीं है। अब आप इनकम तो अभी भी चली रही है आपकी, आप कमा रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहेगा हर महीने। 50 लाख पे लाके उसे रोक दो। अब जो आप कमा रहे हो, अब जो सरप्लस आप उस 50 लाख में ऐड करते हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो वो 50 भी आपको दिखता रहेगा, प्लस आपको वहां भी दिखता रहेगा। होगा कि आप हर महीने 50,000 या लाख रुपए उसमें डालना शुरू करोगे, जो भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो।
आप सब म्यूचुअल फंड्स में गए या स्टॉक पोर्टफोलियो आपने बिल्ड करा, शुरू में आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है वहाँ पे, तो वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और आपको उसको ही देखने का मन करेगा बार बार, अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट। लेकिन कुछ महीने और 2 या 3 साल जब निकल जाएंगे और जब वो बढ़ना शुरू होगा, तब आप भूल जाओगे अपने सेविंग अकाउंट को। फिर आपका मन करेगा मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं, यार ये छोड़िए तो 50 तो पड़ेगी, ये कहाँ जा रहा है, पोर्टफोलियो आज कितना बढ़ गया ये देखता हूँ। और ये आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, मैंने भी, और जितने लोग यहाँ स्टॉक जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर वो 10 साल से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में है तो उन्होंने देखा होगा कि पोर्टफोलियो कैसे चमत्कार आपको दिखाता है। जब भी ये साइकिल रिवर्स होती है, जो जैसे हम बेरिश फेज से निकल रहे हैं, जब भी ये साइकिल रिवर्स होती है उसके बाद आदमी सेविंग अकाउंट कभी देखने का मन नहीं करता, वो बार बार पोर्टफोलियो लिखता है। इनफैक्ट बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं एक बार अपने ब्रोकर के यहाँ, जब जिस समय वो ऑथराइज पर्सन सब ब्रोकर्स जब कहलाते थे, तो वहीं जाके आपको इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के लिए जाना पड़ता था या फ़ोन करना पड़ता था, तो मैं बैठा हुआ था कुछ अकाउंट सेटल कर रहा था। तो एक बुजुर्गवार थे, वो बार बार आकर के कुछ ना कुछ अपना एक पर्चा दिखाते थे, जाते थे, खुश होते थे, दिखाते जाते। तो मैंने पूछा क्या हो क्या रहा है भैया, हमारे डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, ये बार बार आ जाते हैं हर 10। कहते सर ये अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ना बार बार लेकर आते हैं। तो मैंने कहा क्या है उसमें ऐसा, बोले इनका 57 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ उससे कई साल पहले, 10 साल पहले की। उनको 57 लाख का पोर्टफोलियो, बोले हाँ, बोले ये जब भी आते ना तो वो उसी को देखते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो इतना खुश हैं उसे देख करके, उन्होंने जिंदगी भर उस पैसे को जोड़ा, वो काफी बढ़ गया। ही वॉज नॉट कि ऐसे बहुत अमीर आदमी थे वो या बहुत बड़ी जॉब में थे, बट क्योंकि कंसिस्टेंटली उस आदमी ने 25 साल इन्वेस्ट किया, तो जो उसकी हकीकत में जो नेटवर्थ रही होगी या जो उनकी औकात या हैसियत रही होगी, उससे कहीं ज्यादा वो सेव कर गए और उन्होंने अपनी पूरी रिटायरमेंट लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज कर दी। लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा क्यों बोलते हैं? मतलब प्रीवियस जनरेशन है, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। जैसे अगर मैं अपने पापा को कन्विंस करूं कि आप पैसा डालो स्टॉक मार्केट में, वो नहीं मानते। और ये 90% लोगों की रियलिटी है। जो यंग जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, वो तो 100% ट्रस्ट करते हैं कि हाँ SIP करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड करनी चाहिए। आप स्टॉक बताओ, वो सारा पैसा डालने के लिए रेडी है, खाली कर देंगे सेविंग अकाउंट अपना। बट इससे पहले की जनरेशन में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे था नहीं, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने मार्केट में जो उन्हें लगता है कि ये तो सट्टा ही है और ये तो बर्बादी वाली चीज ही हो रही रुचित, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। हमारी इकोनॉमी, हम 1947 में आज़ाद हुए और इस देश ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। उससे पहले भी 100 साल हमने बहुत झेला है। यहाँ की साइकोलॉजी को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। यहाँ पे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में त्यौहार बदल जाते हैं। और फाइनेंस तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पुरानी पिक्चरें अगर आप उठा के देखोगे तो जो अमीर आदमी वो चोर है। यहाँ पे सिर्फ यही समझाया गया कि अमीर बनते ही आप चोरी करके हो, धोखा दे करके बनते हो, और सिर्फ गरीब आदमी खुश होता है। ये साइकोलॉजी बिठा दी गई है दिमाग में। तो सबसे पहली बात तो हमने फाइनेंसेस को कभी अच्छा माना ही नहीं। एक टाइम था, और ये बहुत पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आज भी कई घरों में ऐसा होता हो कि पैसे की बात बच्चों से छुपा के की जाती है। वाइफ को नहीं पता होता कि हस्बैंड की पॉलिसी कहाँ है, कहाँ पैसे रखे हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास पता नहीं कितने अनक्लेम्ड एसेट्स हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड, उनको सारा पता ही मिला नहीं कि किसको देने हैं। क्यों? क्योंकि बंदा तो निपट गया, लेकिन उनकी फैमिली में किसी को पता ही नहीं था कि ये पैसा देना किसको है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए किसी ने काम ही नहीं करा। अब जब कोई चीज़ बताई नहीं जाएगी, कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी, तो किसी को पता भी नहीं है। अब स्टॉक मार्केट का सबका जो पहली बार लोगों का, मुझे लगता है कि ये जो भी लोग इस समय हैं, इस देश में जीवित हैं, जिंदा हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे ओल्ड हैं, उन्होंने हर्षद मेहता को सबसे पहला होगा जब उन्हें पता चला स्टॉक मार्केट कोई चीज होती है, जब हर्षद मेहता कांड हुआ। क्योंकि वो कांड इतना बड़ा कांड था, से पहले या कांड के? जब हो रहा था ये सारा, जब हर्षद मेहता उसको कर रहे थे पूरा, अच्छा, जब जब बूम मार्केट पे में, था हाँ, मार्केट। बुल रन लेना, उसके बाद जब वो एक्सपोज हुए, जब सारा का सारा ये स्कैम निकल कर आया और उसके बाद मार्केट्स गिरी, तो वो पहला वो था। अब आपकी क्या हुई, पिक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रेजेडी से। ट्रेजेडी। हाँ, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हीरो हीरोइन अच्छा गाना गा रहे हैं, अचानक से हीरो को भी गोली लगती है, हीरोइन को भी गोली लगती है, काम खत्म। तो अब यहाँ से तो आपकी पिक्चर की शुरुआत हो रही है। उसके बाद आप चलते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। और वो टाइम वो था जब हम पॉलिटिकली भी बहुत अनस्टेबल थे। इंडिया में बहुत कॉलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से अब आप अनस्टेबल हैं। रेगुलेटरी बॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जो इनफैक्ट हमारी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है या एपेक्स बैंक है हमारे, वो भी स्टेप इन करने की कोशिश करे थे और वो भी अपना पांव जमाने की कोशिश करे, तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी रेगुलेशन जाती कहाँ तक है। भारत सरकार को भी नहीं पता था कि इनको कितनी अथॉरिटी देनी है। उसके बाद हम खैर पॉलिटिकल टर्मोइल से जूझते रहे, फाइनेंशियल से, फिर डॉट कॉम आ गया। डॉट कॉम में एकदम से जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो चलने लगी और हम यूएस को फॉलो करने लग गए। फिर डॉट कॉम के बाद जब डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ 2001-2000 के आसपास, उसके बाद रियल एस्टेट,
फिर रियल एस्टेट के साथ तो बहुत कुछ आगे खिंचा। उसके बाद 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस। मतलब हर कुछ टाइम में स्कैम्स आते रहे, तो वो जनरेशन उससे बाहर नहीं आ पाई। इस सबके साथ क्या हो रहा था, स्कैम्स आ रहे हैं, बबल्स बर्स्ट कर रहे हैं, और वो भी बड़ी गंदी तरीके से बर्स्ट कर रहे हैं। और साथ साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन हो नहीं रही। कोई भी पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तैयार नहीं। इस तरह की जो पॉडकास्ट है, इस तरह के जो डिस्कशंस हैं, कहीं नहीं थे। किसी को टीवी पे भी एक चैनल होता था, दूरदर्शन, किसी को बुला लिया गया तो ठीक है, वो जाके बस बोला है, जो उन्होंने बोला वो सबने सुन लिया। तो देयर वाज नो डाइवर्सिटी इन नॉलेज, इन नॉलेज गिविंग। मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला, तो सबके अलग अलग व्यूज हैं। और एक एज अ व्यूअर मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन रहता है कि चलो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उस चीज़ को ले लूंगा। मैं इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकता हूँ। ना इंटरनेट था, ना कुछ था, टेलीफोन से घुमा घुमा के डायल करके तो आपको बातें करनी पड़ती थी। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन वाज द रीजन कि स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से एक सट्टा बाजार के रूप में ही निकल कर आया। बट उसी समय विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, किस तरह की कंपनीज भी उसी समय की देन है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की जो आज हम इतनी बड़ी प्रोग्रेस देखते हैं, इनफैक्ट कि वो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो जो सक्सेस स्टोरीज निकल कर आई हैं वो भी उसी समय से निकल कर आई हैं। बट वो इतने, भाई आपको ओवरनाइट पैसा सबको अच्छा लगता है, इनको लगे सालों आगे बढ़ने में, बट ये स्ट्रांग फुटिंग के साथ है। जो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टेड रहे वो तो कहीं के कहीं पहुंच गए, और जिन लोगों ने सट्टा बाजारी की तरह उसको देखा ही था, पता तो था नहीं लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब खत्म होता चले गए उसमें। पैसे के बारे में नहीं स्कूल्स में सिखाते हैं, मुझे लगता है इसकी वजह से बहुत लोग अमीर हो गए हैं। क्योंकि अभी अगर लोगों को ये वर्ड पता होता है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं थे, तो क्या एक एजेंट कल्चर बन गया कि आप ये पॉलिसी ले लो, आप ये ले लो। एग्जैक्टली। आई नो पॉलिसीज जिन्होंने साल का 2.5% रिटर्न दिया है, हाँ कि आप हर महीने हर साल 1-1 लाख रुपए दो, फिर आपको एक्स अमाउंट पे इतना मिलेगा। सुनने में तो बड़ा अमाउंट लगता है, बट 2.5% का कैगर है। हाँ और जिन कंपनीज ने वो पॉलिसी बेची है, उन्होंने वो पैसा मार्केट के अंदर लगाया, और ऑफ कोर्स हाँ, उससे जितनी कहीं ज्यादा रिटर्न बनाए। तो इंडियन पब्लिक ने तो कुछ पैसा नहीं बनाया मार्केट की वजह से, बट क्योंकि अब कहीं ना कहीं तो पैसा डालेंगे, या तो बैंक में डालेंगे या तो पॉलिसी ले लेंगे, कहीं ना कहीं तो फ्लो होना ही है। और जहां भी हम ये चीजें रखते हैं, वो लोग पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड फाइनेंशियल एजुकेशन तो बहुत खराब है। आपको खुद का बताता हूँ। अब स्कूल्स में पत्र लेखन सिखाते हैं, राइट? ये एक ऐसी चीज है जो 5-6 साल कांस्टेंट चलती है, कि आप अपने मित्र को लिखो, आप अपने लेटर राइटिंग हो, फॉर्मल इनफॉर्मल सविनय लेटर्स। निवेदन है, और ये इतना लिखाया जाता है। बट कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि एक बैंक का चेक कैसे भरते हैं। बिल्कुल, अरे बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। क्योंकि फाइनली बोलना क्या, प्रिंसिपल को लेटर लिख के तो बोलना भाई मैं कल नहीं आऊंगा, या मैं कल नहीं आया तो मेरी तबीयत खराब है, उसमें इतनी वो सब है, और बैंक में साइन कैसे करना है ये लोगों को पता नहीं है। करेक्ट। मुझे अभी 2 साल पहले पता चला है कि बैंक, अभी भी मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि बैंक के पीछे साइन करना है, चेक के पीछे नहीं करना है। मैं खुद कंफ्यूज, मैं पूछ के करता हूँ कि भाई यहाँ पे तुमको करना है या नहीं करना है। तो एक सिंपल सी चीज अगर सिखा दी जाती, पहली बार वो जो विड्रॉल स्लिप होती है जब आपको कैश निकालना होता है, तो मैंने गार्ड से पूछा है ये यहाँ पे क्या डालना है भैया, यहाँ पे क्या डालना है। बैंक्स में तो आज भी गार्ड ही बताते हैं कि आज कैसे। भी गार्ड बताते। तो इस लेवल की फाइनेंशियल एजुकेशन है कि भाई ये सारी चीजें तो बेसिक्स तो सिखाई जा सकते थे। चलो म्यूचुअल फंड ये सब तो बात की बात है। तो ये प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल एजुकेशन में आज भी है, हम बहुत पुरानी चीजें भी सीख रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं टू इन्वेस्टिंग। अब अभी तक क्या परसेप्शन रहता है कि ट्रेडिंग हमें पैसा बना के देती है। ट्रेडिंग नहीं पैसा है, ट्रेडिंग से वी कैन गेट रिच, इन्वेस्टिंग से हम अमीर नहीं बन सकते हैं। तो क्या ये सच बात है? रोचित, आप मुझे ये बताओ कि टेल मी नेम्स ऑफ 5 ट्रेडर्स जिन्होंने पैसा बनाया। एक जिम साइमंस करके एक हैं, करेक्ट, वो नाम ग्रेट। याद आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली अल्गोज पे उन्होंने डेवलप करे थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड अल्गोज, और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए वो ट्रेडिंग करी उन्होंने। वो मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बनाया। पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं 850 करोड़ लोगों में से एक बताया अपना नाम मुझे। सेकंड? सेकंड तो कोई नहीं आती यार। नाउ टेल मी सम इन्वेस्टर्स। बहुत सारे ऐसे वॉरेन बफेट हैं, विजय केडिया हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं, राधा कृष्ण तमानी, 10 नाम। एक लॉन्ग लिस्ट है, अगर आप शाम तक भी सोचते रहोगे तो नए नए नाम याद आते हाँ। रहेंगे। और फाइनली आप कहाँ पहुंचोगे? फाइनली आप पहुंचोगे, मेरे चाचा ने भी बहुत बनाया है। हाँ, मेरे फूफा जी भी थे, वो भी बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं। वो भी मेरे अंकल रहते हैं उस बिल्डिंग में, वो भी करते हैं। तो इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है जिन्होंने पैसा बनाया है, वो एंडलेस है, क्योंकि इन्वेस्टर ने ही पैसा यहाँ पे बनाया है। बात आती है ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ऐसा एक माना जाता है, ऐसा एक कंसेप्शन है। बट माना तो ये भी जाता है कि भूत होते हैं। तो इसलिए क्या माना जाता है और क्या नहीं, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता, ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे फैक्ट्स मैटर करेंगे। स्टॉक मार्केट्स का जब जन्म हुआ था, स्टॉक मार्केट सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि जो प्रमोटर है,
जो कंपनी शुरू करते हैं या इनिशियल इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स बेच सके जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक उन शेयर्स को खरीद के उस कंपनी की और इनडायरेक्टली अपनी कंट्री की ग्रोथ का हिस्सा बन सके। सिर्फ इसलिए बनाए गए थे। स्टॉक मार्केट एक मात्र जरिया है पूरी दुनिया में जो हर इंसान को बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जो हर एक को बराबर फाइनेंशियली पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, बिना किसी जाति धर्म के। वो ये नहीं पूछेगा आप किस जाति के हो, आपकी उम्र क्या है, आप कितना पैसा कमाते हो, कहाँ से आए हो, रिक्शा में आए थे, ऑटो में आए थे, मर्सिडीज में बैठ कर आए थे, कुछ नहीं पूछेगा। वो कहेगा रिलायंस का शेयर खरीदना, आप कहोगे हाँ इतने का है ले लो, आप कहोगे, वो कहेगा 1250 का है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा कितने का, वो कहेगा 1250 का है। राकेश यूनियन वाले कितने का, 1250 का है। वो सबको एक ही रेट पे देगा। तो एकमात्र ऐसा जरिया है जो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो एक ऐसा जरिया जो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वहां पे ट्रेडिंग पे आते हैं हम। अब मैं बिल्कुल भी किसी स्ट्रैटेजी के या किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ स्टॉक मार्केट इसलिए बनाया गया था कि लोग उससे प्रोग्रेस करें और लोग वो चलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रोग्रेसिव है। अगर आप देखोगे तो कोई भी इंडेक्स जो 100 से शुरू हुई आज कहाँ पहुंच गई, कोई 85,000 पे पहुंच गई, सेंसेक्स, हाँ, और जो 1000 से शुरू हुए वो कहाँ पहुंच गए, और कितने सालों में किस कंपाउंडिंग के साथ वो पहुंचे। तो ये सिंपल एक ग्रोथ पे बेस्ड है। ग्रोथ समझ में आती है कि कंट्री आगे बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी। अब व्हाट इज ट्रेडिंग, बताइए ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे आता है? अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 105 पे बेचा है तो 5 रुपए वो 5 रुपए किसने दिया? वो 5 रुपए। सपोज मैंने दिया, हाँ हाँ, किसी का तो नुकसान किसी का हुआ है, नुकसान हुआ है। तब वो जाकर के वो बदले। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल्स अपने ही दे सकता हूँ कि मैंने कोई शेयर बेचा, मेरे बेचने के बाद वो डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने जितने पे उसको बेचा, जिसने मुझसे खरीदा वो भी प्रॉफिट में गया। और वो कंटिन्यूअस है, वो प्रोसेस कंटिन्यूअस है। वो जब तक वो कंपनी रहेगी वो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो ग्रोथ पे बेस्ड है। हाँ, कंपनी बंद हो गई अगर तो बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मेरी इंटेंशन किसी को भी लॉस देने की नहीं थी। बट ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन 100% ये कि किसी का लॉस होना चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट स्टॉक मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी रूह है, जो उसकी सोल है, वो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती। स्टॉक मार्केट ग्रोथ के लिए बना था, इकोनॉमिक ग्रोथ के वेल्थ लिए है। क्रिएशन के लिए। वो जीरो सम के लिए नहीं बनी, वो किसी के नुकसान के लिए बना ही नहीं है। और आप उसकी बेसिक नेचर के अगेंस्ट जा करके जब कोई चीज करोगे, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने दिन तक उससे लड़ सकते हो, कितने दिन तक आप उसकी स्टॉक मार्केट की नेचर को बैंड कर सकते हो। वह स्पेकुलेशन के लिए बना ही नहीं था, वो बना ही नहीं है स्पेकुलेशन के लिए। बट लोग बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, क्रिकेट जिसने गेम बनाया होगा हाँ, ये तो नहीं लगता होगा लोग इस पे सट्टा लगाएंगे। सट्टा लगाएंगे। तो स्टॉक मार्केट तो इसलिए बना था कि आप शेयर खरीदोगे, आपका जब मन भर गया, जब आपको लगा मेरा प्रॉफिट पूरा हो गया, आपने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने फिर चला, फिर उसको डिविडेंड मिले, उसको कुछ मिला, सबका साथ सबका विकास चले जा रहा है। बट ये किस तरह की स्ट्रैटेजी हुई कि यहाँ पे तो हर फ्राइडे को, हर थर्सडे को, हर ट्यूसडे को सब कुछ जीरो होना जरूरी है, और उसके बाद जो लोग यहाँ से अपना पत्ते उठा के चले, तो किसी की झोली में 100 रुपए हैं, किसी की झोली में तो जो बेचारे 100 रुपए लाया था तो उसकी तो गाड़ी भी बिक गई। हाँ, मुझे लगता है इस मार्केट में जब आप इनिशियली आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव क्रैक्ड इट, हाँ, आपको पता चल गया है। आप बिल्कुल एक कोड के साथ आते हो। हाँ, कि भाई 10 बजे तो स्टॉक बढ़ता है, हाँ, 10 बजे ये स्टॉक इतना परसेंट बढ़ता है, हम्म, या फिर फ्राइडे को तो यही होता है, थ्रस्टिंग हो तो ये काम होता है। एंड फिर इनिशियली जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है देन यू अंडरस्टैंड कि आई डोंट नो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स स्टॉक है, ये कितना जाएगा, तो आपका एक बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्स होगा कि I don't know। मैं कैसे बोल सकता हूँ। बट इनिशियली लोगों को लगता है कि मैं तो प्रिडिक्ट कर लूंगा कि भाई, और फिर वो मार्केट बहुत अच्छे से वो कैंडल्स भी इस तरह की है ना, जो मैं मतलब क्योंकि यूट्यूब पे हूँ तो देखता भी रहता हूँ, और लोगों के मुझे बड़ा, आप भी देखते रहते होंगे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या 1 मिनट की कैंडल पे काम चल रहा है, 3 मिनट की कैंडल पे काम चल रहा है। भैया 1 मिनट 3 मिनट इतना तो मैगी भी नहीं मिल पाती यार। मतलब इट्स अ वेक अप कॉल, जागो भाई, नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो अगर हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की बातें करें तो कुछ एग्जांपल्स जिन्होंने पैसा बना के दिया हो मार्केट में, या फिर कितना टफ है। जैसे हम मार्केट की बात करें, स्टॉक्स 5,000 स्टॉक्स हैं आज की डेट में। तो जब लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि किस में इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट नहीं करें, तो इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे एक तो कोई सेट स्किल सेट नहीं है जो आपके काम आ सके। ये बहुत सी चीज़ों पे, जैसे शुरू में बात हुई थी कि ये आपके इंफॉर्मेशन कितनी है, आपको आपको बैकग्राउंड नॉलेज कितनी है, फाइनेंसेस को आप कितना समझते हो, बिजनेसेस को आप कितना समझते हो, आपको अपने देश के बारे में, भारत के बारे में क्या क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपको क्या मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही हैं। तो एक कोई सेट स्किल सेट नहीं है जो यहाँ काम आता है। तो इसलिए दिस इज वन थिंग दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।
हाँ, मतलब कुछ ही थोड़ा बहुत आपको आना सब चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ और इसमें एक और मजे की बात यह है कि जैसे आपने कहा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू नीड नॉट बी मास्टर ऑफ एनीथिंग। हाँ। आपको कहीं मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, बस बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा पता करते रहो। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला मुश्किल स्टेप है वो है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके खरीदना। बट उसके भी तरीके हैं जिससे आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। भाई ठीक है, रिसर्च अब एज एन एनालिस्ट जिस लेवल पे एक एनालिस्ट रिसर्च में जा सकता है, एक आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भाई हमारा तो काम ही है। मतलब कोई कहे कि जी आप क्या करते हो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो जाता हूँ वहाँ पे ब्रिज बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो एनालिस्ट हूँ, मेरा काम ही है, तो मैं सारे दिन उसी के अंदर हूँ। तो मैं जितना टाइम और एनर्जी उसको दे सकता हूँ एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जितना आप टाइम और एनर्जी देते हो तो आपकी नॉलेज उतनी शार्पन होती जाती है। बट फिर भी आप एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, आप एक अच्छे बैलेंसिंग के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। और अगर आपने हर स्टॉक को रिसर्च के बेस पे सिलेक्ट करा है, जितनी भी रिसर्च आप कर पाए, मैं ये नहीं कहता कि आप उस लेवल पर रिसर्च करो कि जहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, बट आप जितनी भी रिसर्च उसकी कर पाए उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन, 3-4% से ज्यादा किसी भी एक स्टॉक में एलोकेशन ना रखें। मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन अपनी कोशिश करें, अच्छी अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करने, अच्छे अच्छे बिजनेसेस को, अच्छे सेक्टर्स को, जहां आपको लगता है कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और कंपनीज आगे बढ़ सकती हैं। कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है तो ऐसी कंपनी को लेने की क्या जरूरत है। फिर अगर आपको लगता है कि कंपनी टर्न अराउंड करेगी तो वो कभी नहीं करने वाली। 100 कंपनीज अगर आपको लगती है कि कंपनी टर्न अराउंड करेगी तो उसमें से 2 करेंगी, बाकी 98 में आप डूब जाओगे। जैसे टेलीकॉम कंपनी है, लोगों को लगता है कि आज तक वो सब लगे, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, ऐसी एक बैंक है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग सारी अपॉर्चुनिटी बाकी छोड़ रहे हैं, हाँ बस उसको एक लेके बैठ गए। तो उन्होंने मेजर कैपिटल अपना उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या जरूरत है ऐसे ऐसे कर्म कांड करने की, मतलब जरूरत क्या है? आप अपने पोर्टफोलियो को खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तो जब एक सेट कुछ तरीके हैं कि भाई ठीक है, आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, बैलेंस करो, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, और उसके बाद यहाँ पे शुरू होगा सबसे डिफिकल्ट स्टेप, और वो होगी आपकी पेशेंस का इम्तिहान। जब आप रोज उस पोर्टफोलियो को घूर घूर के देखते तो रहोगे लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ना अब उसमें कुछ खरीदना है, ना उसमें कुछ बेचना है, और 5 साल तक सिर्फ उसको देखना है, तो वो सबसे मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर इतना सा कोई जना फॉलो कर ले तो आई थिंक वो जब तक चाहें स्वेच्छा से इस मार्केट में रह सकते हैं। मार्केट उन्हें सलामी देता रहेगा, स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे, उनका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। पर सर पता है, लोग अपनी जो एडवाइस ही बहुत अच्छी है, पर पता है इन्वेस्टिंग लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा है, और लोग भी यही करते हैं। हर इंसान मार्केट में जो इन्वेस्टिंग करने आता है सबसे पहले क्या करता है कि वो देखता है अच्छा कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, देखेगा हमारे 1.5 लाख रुपए का है, रिलायंस 1,500 रुपए का है, तो उसे कहता है मजा नहीं आएगा यार, 1,500 1.5 लाख रुपए, तो वो उठाता है पेनी स्टॉक। मैंने भी जब पहली बार इन्वेस्ट करा तो मैंने बोला कि ये स्टॉक तो बढ़ चुके हैं 1,500 2,000, अब कितना बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते ना, पेनी स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि पैसे भी हमारे पास कमी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो 1 रुपए 2 रुपए, तो इसलिए मैंने वो स्टॉक खरीद लिया क्योंकि बस वो 2 रुपए का है, और मैं बस देखे जा रहा हूँ कि और कि अगर ये 50 हो गया तो कितना पैसा होगा। यार अगर 1.5 लाख भी तो जा सकता है बाहर किधर तो कितना पैसा हो गया, मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। मैंने 2 रुपए का स्टॉक लिया था, फिर मैंने ये कैलकुलेशन करी थी कि अगर उस टाइम पे हमारे पास अराउंड 80,000 रुपीज, मैंने कहा अगर चला जाता है 80,000 रुपीज तो मेरे पास इतना पैसा होगा। हाँ, तो ये क्यों हो जाता है? ये ऐसे है कि जैसे आपने चने खरीद लिए और अब आप उसको जो है सोच रहे हो कि किसी दिन ये जो है अखरोट बन जाएगा, या किसी दिन जो है ये काजू बादाम में बदल जाएगा। अब जो चना है वो तो चना ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। दूसरी बात जो होती है कि कंपनी की शेयर प्राइस कभी नहीं बढ़ती। कंपनी की शेयर प्राइस तो वही रहती है, बढ़ती है उसकी मार्केट कैप। तो कंपनी अपनी मार्केट कैप से डिसाइड होती है, उसकी ग्रोथ उसकी मार्केट कैप से डिसाइड होती है, उसका साइज कितना बड़ा है। जब भी बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा। शेयर प्राइस तो कुछ भी नहीं, पता नहीं लोग शेयर प्राइस को देखते हैं, तो आज तक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि शेयर प्राइस आपको देखनी क्यों है, आपको क्यों जानना है कि शेयर कितने का है। आपको सिर्फ एक टाइम होता है जब शेयर प्राइस जानने की जरूरत होती है, वो है तब जब आपको बेचना होता है। हम्म। खरीदते समय तो आपको जरूरत ही नहीं शेयर। आपको आपको क्या पता है, आपको पता है कंपनी छोटी है, बढ़ सकती है, ठीक है, पसंद कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कितने पैसे लगाने हैं इसके अंदर, ये भी सोचा होगा आपने। आपने सोचा मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा इस शेयर के अंदर। अब उस 1 लाख रुपए में जितने भी शेयर उसके आ जाए, 100 रुपए का है तो 1000 शेयर आ जाएंगे, 1000 रुपए का है तो 100 शेयर आ जाएंगे। करेक्ट। तो आपको प्राइस तो देखनी नहीं है, आपको तो ये देखना था कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था और इतने पैसे इन्वेस्ट करने थे, बात खत्म। अब आपको शेयर प्राइस कब जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है जब आप बेचते हो। तब आप देखते हो मैंने 100 रुपए खरीदा था यार, 1000 का हो गया, बेच देता हूँ। और उस समय भी आप मार्केट कैप तब भी देखते हो, आप तब भी कंपनी का साइज देखते हो कि अब इतना बड़ा हो गया, 10 गुना हो गया है जहां से मैंने लिया था, अब ये यहाँ से और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यहाँ से डबल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये ट्रिपल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं इस पैसे को निकालूंगा तो कहाँ डालूंगा, या मैं इसके अंदर स्टे पुट भी करता हूँ, अगर मैं रुका भी रहता हूँ इसके अंदर तो क्या ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मेरी वेल्थ को आगे ले जाता रहेगा। मुझे कुछ डिविडेंड्स भी अब इससे आने शुरू हो गए, जितना मैंने शुरू में डाला था उससे बहुत आगे अब मैं पहुंच चुका हूँ, अच्छी नेटवर्थ मैं क्रिएट कर चुका हूँ, एक स्टेबल लाइफ में आ चुका हूँ। प्लस साथ साथ क्योंकि आप इन्वेस्टर हो
आप सो कॉल्ड ट्रेडर तो नहीं हो, तो आप उसमें कुछ काम भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको बिजनेस होगा, कोई जॉब होगी, इतने सालों में आपकी वहाँ भी ग्रोथ हुई होगी, वहाँ भी प्रोग्रेस हुई होगी। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छे सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ आपको और आपकी फैमिली को ले जाते हैं। एक अच्छा, सक्सेसफुल, सिक्योर और मेच्योर फाइनेंशियल फ्यूचर, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है, आप समझ पा रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि आपने ये सब देखा है अपनी आंखों से होते हुए, आपने उस स्टॉक को या अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हुए देखा है। तो आई थिंक ये जो प्राइस देख करके जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पहली बात तो इन्वेस्टर हैं ही, वो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ट्रेडर होता है जो सबसे पहले प्राइस पूछता है, आप वो शेयर ले लो कितने का है, तो ये होता है ट्रेडर। और जब दूसरा पूछता है कि वो वाला शेयर खरीदो, कंपनी क्या करती है, जब ये सवाल पहला होता है तो वो होता है इन्वेस्टर। करेक्ट। अब लोग ये एग्जांपल है, अब जैसे टाइटन 3600 रुपये पे आ गया अभी, क्या फर्क पड़ता है कि आपने इसे 3600 3800 जो भी प्राइस होगा, क्या फर्क पड़ता है आपने 2 पे खरीदा होता, 5 पे खरीदा होता, 10 पे खरीदा होता, बिल्कुल, किसी भी प्राइस पे आपने खरीदा होता। क्या 3600 तक रोका है? हाँ, वो असली क्वेश्चन है। तो प्राइस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, और मैं लोगों को बोलता हूँ जब उन्हें स्टॉक मार्केट सीखना हो कि आप शार्क टैंक देखो, वेरी फन टू। मुझे लगता है कोई भी जितना आपको कोर्स सिखाएगा ना, हाँ, उससे ज्यादा आपको शार्क टैंक सिखा देगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा एंटरटेनिंग शो है। एंड आप ये देखो शार्क्स क्या पूछते हैं, वो सेल्स पूछेंगे, प्रॉफिट पूछेंगे, सेक्टर देखेंगे, एबिटा मार्जिन, हर एक चीज पूछेंगे, बट कभी भी ये नहीं पूछते वो शेयर, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी शेयर प्राइस नहीं पूछते। दे ऑलवेज टॉक अबाउट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कितनी है, उस पे नेगोशिएट करते क्योंकि हैं। वो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो हाँ, ट्रेड करने बैठे ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, आप भी समझो कि आप एक शार्क ही हो, आप पैसा डाल दो, आपको अमाउंट कम है। बिल्कुल, आप बिजनेस समझना चाहते हो कि हाँ, इस लेवल पे तो आज है ये बिजनेस, मुझे कहाँ लेके जाएगा, करेक्ट। मेरी जर्नी कैसी रहेगी इसके साथ। तो ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है राघव जी, कि 9 to 5 काफी सारे लोग करते हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो हमेशा दे ऑलवेज लुक फॉर कॉल्स, कि कोई बता दे तो मैं ले लूं, कि क्योंकि मैं तो इतना एलिजिबल हूं नहीं कि मैं डू स्टॉक्स। तो कोई भी बता दे मुझे, कोई यूट्यूब पे बता दे, कोई इंस्टाग्राम पे बता दे, कोई टेलीग्राम पे बता दे कि कौन सा स्टॉक लेना है, और हम बस खरीद के आ जाए। हम्म। तो ये इनिशियली होता है, तो इस पे क्या करना चाहिए? 9 to 5 जॉब में अगर आप हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजी हैं और आप रिसर्च नहीं कर पा रहे, या आपका इंक्लिनेशन नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने की तरफ, और ये बट आपको स्टॉक मार्केट में तो करना ही करना है इन्वेस्ट। और उसका फिर दो तरीके हैं कि अगर आप चलो पढ़ नहीं सकते और यूट्यूब को वीडियोस को आप सुन सकते हो, तो यूट्यूब के किसी भी वीडियो को देख करके, कोई भी एक सुन करके उसमें अगले दिन जाके इन्वेस्ट मत करो, और थोड़ा सा देख लो उसके बारे में वीडियोस और देख लो। बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते तो बेटर है आप मार्केट से दूर रहो, कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं, अंधाधुंध आप इन्वेस्ट करें तो गलती कर ही जाओगे उसमें। और या फिर आप प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप किसी को अपना पैसा दे सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, पीएमएस हैं, अगर आप बड़े हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी सब प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से उसके अंदर वो कर सकते हो। बट ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि विद जीरो नॉलेज एंड जीरो इन्फॉर्मेशन एंड जीरो इंक्लिनेशन आप आ करके उसके अंदर इन्वेस्ट करो। कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, या फिर कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि आप प्रोफेशनल सर्विसेज को अवेल कर सकें। बट ये बहुत सारे टेलीग्राम से भी इस तरीके के स्कैम्स होते रहते हैं, जहाँ पे बोलते हैं फ्री टेलीग्राम सर्विस, तो लोगों को लगता भी है कि ये फ्री में ऑफर कर रहे हैं, तो यही भले लोग हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, फिर वो वहाँ पे स्टॉक्स बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे अकाउंट खोल लो, कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे खरीदो। तो उनका क्या फायदा होता है, या फिर क्यों लोग उसमें फंस जाते हैं? वो ये भी हो सकता है कि कुछ मास लेवल पे आपको कोई शेयर खरीदवाया जा रहा हो, somebody is maybe डंपिंग दैट। आप उसको पहले तो पंप करा, पंप मतलब आपको हवा भर दी कि आप खरीदो इसको, और वहाँ पे एक फ्री कम्युनिटी इकट्ठी हो गई बहुत सारे लोगों की, और एक दिन एक समय उसको फ्लैश किया जाता है। और मुझे बेचने थे अपने 1 करोड़ के 2 करोड़ के शेयर्स, तो मैंने उसको भर दिया टेलीग्राम कम्युनिटी को, फ्री में है, सबको फ्री का तो सबको बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। कोई भी चीज़ है तो या तो वहाँ पे डंपिंग चल रही है, शेयर डंप किया जा रहा है, या फिर आप स्केपगोट्स हो, मतलब कि आपको किसी तरीके से वहाँ ल्योर किया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन उन पे पहुँच रही है, अब आपको वो बार बार वही डीम सेलिंग वहाँ पे शुरू होगी, और वो एक कंडीशनिंग होती है आपके, वो साइकोलॉजी को पूरी तरीके से कंडीशन कर देंगे और आपको वो सब कुछ सच लगने लगेगा। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि वो स्कैम हो गया उनके साथ, 50-60 लाख रुपए उनके बर्बाद हो गए, खर्च हो गए, वो दे दिए उन्होंने किसी को, बट वो आज भी जिस जाने की वजह से हुए उसके बारे में गलत सुनने को तैयार नहीं है, जबकि वो भाग भी गया, वो है ही नहीं, अपना फोन नंबर एग्जिस्ट करता है, कुछ करता है। वो बार बार ही कहते थे यार बंदा तो सही था यार, वो बंदा तो अच्छा लगता था बात करने में, वो तो ऑब्वियसली वो अच्छा लगता था, तभी आपने उसको इतने पैसे दिए हैं। तो
फ्री में जब आपको दिख रहा है कि भीड़ जा रही है और आपको इतनी बड़ी बात बताई जा रही है वहां पे कि आप इन्वेस्ट करो और पैसा बढ़ जाएगा, अरे भाई कौन किसका पैसा बढ़वाता है यार? किसके पास टाइम रखा है कि किसी का पैसा बढ़वा के वो देगा? अगर उस पर इतना होता तो खुद कर लेता वो। ऐसा उस समय दिन के 10 बजे 11 बजे एक शेयर को देख करके क्या होने वाला है कि उसमें कोई बूम आने वाला है? वो बूम तो आप ही लाओगे। जब आप खरीदोगे, कोई 100 शेयर खरीदेगा, कोई 1000 शेयर खरीदेगा, कोई 1 लाख शेयर खरीदेगा, तो बूम तो क्रिएट ही आप कर रहे हो। तो उसका एक ही रीजन होता है इतनी भीड़ में जाने का। एक तो फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो पैसे मांग रहा है वो चोर है, जो फ्री में दे रहा है, प्लस ये वादा तो किया ही जा रहा है कि वो बढ़ेगा। तो फ्री में इंफॉर्मेशन मिले और वो बढ़ेगा, तो इससे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन ही नहीं है कोई। स्टॉक मार्केट से क्या गाड़ी, घर या फिर लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, क्योंकि 9 to 5 लोग करते हैं। अब उनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। अगर वो 2 लाख 4 लाख भी हो गया तो कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आएगा। बट अगर वही 4 लाख 4 करोड़ हो जाए, फिर शायद वो जहाँ रहते हैं उससे बेटर जगह पे रह पाएंगे, गाड़ी चेंज हो जाएगी, उनके कलर्स आ जाएंगे उनकी लाइफ में। तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे एक आम आदमी कई तरीके से आम होता है। एक आम आदमी अपने स्किल सेट से आम आदमी हो सकता है कि आम स्किल्स हैं, कोई खास चीज़ नहीं है। अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आम हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो चीज़ स्कोर करती है, दैट इज़ अ साइकोलॉजी। अगर आपने कहा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, अब लाइफस्टाइल चेंज करना यानी कि आपकी फैमिली ने जो आपको लाइफस्टाइल दिया है, आप जिस घर में पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो कार थी या स्कूटर था या साइकिल थी या मोटरसाइकिल थी, अब आप इससे अपग्रेड करना चाहते हैं। कार है तो आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, अगर मोटरसाइकिल है तो आप कार खरीदना चाहते हैं। इसके लिए यू हैव टू थिंक कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या 10 साल बाद भी आप उसी साइकिल पे अपने आप को देख रहे हैं, या उसी मोटरसाइकिल पे आप अपने आप को देख रहे हैं, उसी छोटे से घर में या किराए के घर पे आप अपने आप को देख रहे हैं? आज की रात में कुछ नहीं बदलेगा। नथिंग विल चेंज टू नाइट। आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, शुरुआत करिए। और शुरुआत सट्टे बाजारी से मत करिए, उसको गैम्बलिंग में मत डाल दीजिए। वो आपका कमाया हुआ पैसा है, बड़ी मेहनत से आप जाते हो, रोज काम पे जाते हो, आपकी फैमिली ने कुछ आपको दिया है, बहुत मुश्किल से आपने इकट्ठा करा है, उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अगर आप बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी देखोगे, जो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी स्टॉक मार्केट से बनी है, तो वो भी ओवरनाइट नहीं बनी है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आप अपने आप को ये देखते हैं कि मैं सेम वही साइकिल, वही स्कूटर या वही मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, या उसी किराए के घर में रह रहा हूँ? या आप अपने आप को लाइफस्टाइल अपग्रेड पे देखते हैं? आपके पास जितना भी कैपिटल है, जितना भी स्किल सेट है, आप उसके साथ अच्छे तरीके से शुरुआत करें। बट शुरुआत गैम्बलिंग से मत करिए। वो सारे पैसे को गैम्बल अवे में मत लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो चला गया, आपकी बड़ी हार्ड अर्न मनी है, जो भी आप अपना काम वगैरह, जॉब वगैरह करके लाते हो, या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट में दिया है, उसको वाइजली इन्वेस्ट करिए। और ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि किसी ने वाइजली इन्वेस्ट उस पैसे को करा हो और उसने पेशेंस दिखाई हो और उसके पैसे ना बढ़े हो। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करा गया और वो कई गुना मल्टीप्लाई हुआ है। बट उस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ये गेट रिच क्विक वाला फंडा छोड़ करके अगर सीरियस फाइनेंशियल जर्नी की तरफ आदमी आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेगा। अभी राघव जी, बहुत सारे लोग 9 to 5 में फंसे हुए हैं। एंड मैं आपको, अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस जनरेशन थी, जैसे मेरे पेरेंट्स थे या फिर दादाजी थे, उन्होंने अपनी सैलरी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। राइट, जिन्होंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, एंड बच्चों को पढ़ा दिया, मतलब बहुत सारी चीजें कर ली हैं। आज की डेट में लोग अपने पेरेंट्स के बराबर भी कमा रहे हैं, जितना उनकी 30 साल के बाद सैलरी हो वो अभी कमा रहे हैं। बट वो कुछ बचा नहीं पाते हैं। एंड मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो कंजम्पशन में लगती है। जैसे मेरे पापा जहाँ रहते हैं, जो हमारा घर है, Tier 1 Tier 3 टाउन है, बेसिकली नॉट अ सिटी इवन। वहां पे अगर आप 1 लाख रुपए लेके जाओ, आप खर्च भी नहीं कर सकते हो। राइट, कोई भी ऐसा पॉसिबल तरीका नहीं है जिससे आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आप 1 लाख रुपए खर्च करके आ जाओ एक दिन में। बट Tier 1 के अंदर आप 1 लाख रुपए तो बहुत इजिली, 1 लाख क्या 10 लाख भी खर्च कर सकते हो, 20 लाख भी खर्च कर सकते हो। कंजम्पशन लेवल अलग हो गया है। तो इसकी वजह से वही फोमो वाली बात आ जाती है। तो लोगों के पास अब क्रेडिट कार्ड डेट भी हो गया है। अब लोगों के पास सेविंग्स बचती भी नहीं है। एंड एट दिस टाइम दे आर सिंगल। अभी उनको शादी भी करनी है, अभी उनको घर भी लेना है, अभी उनको गाड़ी भी लेनी है, और उनके बच्चे भी होंगे, तो उनको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी भी है। बट वो इसी डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। एंड मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ पर्सनली, जिनके पास 5-5 10-10 लाख रुपए का लोन है। वो क्रेडिट कार्ड्स लेके पता नहीं क्या करते रहते हैं, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तो अगर कोई इस सिचुएशन के अंदर है तो वो उससे कैसे बाहर आ सकता है? आई थिंक मोर देन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही जो मैं शुरू में भी कह रहा था, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि अगर आप पीयर कंपैरिजन में या पीयर कंपटीशन में पड़ गए, तो देयर इज नो एंड टू इट।
कहीं ना कहीं तो अपने आप पे लिमिट लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं तो अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप ये सोच सकते हो, जो इससे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, कि आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, क्या 10 साल बाद भी आप अपने आप को उसी डेट ट्रैप में देख रहे हैं? आप और आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब उसी डेट ट्रैप में हैं। आप कार की सर्विस भी नहीं करा पा रहे जो आपने कार खरीदी, या फिर आप लोकल मैकेनिक्स के पास भागे फिर रहे हो कि पैसे बचा लूँ यहाँ वहाँ। आप जब पेट्रोल डलवाते हो, आपकी टैंक तो है 40 लीटर की, आप 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, तो इसका मतलब है कि यू आर अफ्रेड कि मैं इतना पैसा जेब में, चल यार बाद में डलवा लूंगा। तो अगर आप वही लाइफस्टाइल जीते रहना चाहते हो फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, गुड फॉर यू। बिल्कुल आप करिए, महंगी चीज़ें खरीदिए, महंगे फोन्स खरीदिए, महंगी घड़ियाँ खरीदिए, महंगे कपड़े खरीदिए, और जितनी चादर है उसको फाड़ करके उससे बाहर पैसे निकाल लीजिए। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और भी ज़्यादा बुरा होता जाएगा अगर आपको वही अच्छा लग रहा है तो। बट इफ़ यू नीड टू कम आउट, और इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस, एंड इफ़ यू सी योर 10 ईयर ओल्डर सेल्फ एक अच्छी गाड़ी में, एक अच्छे घर की ईएमआई देते हुए अपने आप को आप देखते हो, रादर देन द रेंट, और आप ये देखते हो कि आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आप अच्छी जगह उनको अच्छी परवरिश दे पा रहे हो, उनको बुक्स आप खरीदवा पा रहे हो, और आप एक रिलैक्स्ड वे में संडे को पैर पे पैर रख करके चाय पी सकते हो, तो वो बड़े डिसीजंस तो आज लेने पड़ेंगे। और अगर आप उसी लाइफस्टाइल के आदी बन चुके हैं तो अगेन इट्स लाइक एन एडिक्शन, लाइक ऑल अदर एडिक्शन, ये भी एक एडिक्शन है। लाइफस्टाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक लाइफस्टाइल एडिक्शन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और उसका इलाज उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ें तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, जिम जा करके आप पतले हो सकते हो, कम खाना खा करके आप पतले हो सकते हो। बट लाइफस्टाइल एडिक्शन, क्योंकि आपको लड़ना अपने आप से पड़ेगा, अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा, तो वो खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। रघु जी, क्या ऐसी वेकअप कॉल होती है जो किसी को पैसे के बारे में अवेयर कर सकती है? बिकॉज मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को पैसे के बारे में बहुत डम डिसीजंस लेते हुए देखा है, राइट? जो आपने लाइफस्टाइल वाले बताए, डिसीज है, मतलब कुछ भी खरीद लेंगे जो नहीं उन्हें खरीदना चाहिए था, फाइनेंशियली बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता उनको खरीदने के लिए, एंड दे कीप टेकिंग दीज डिसीजंस। तो क्या वो वेकअप लाइन हो सकती है? क्योंकि अगर हम एक भी इंसान को उस चीज में मतलब अच्छा कर पाए, बेटर कर पाए, उस चीज से निकाल पाए, तो दिस पॉडकास्ट इज सक्सेसफुल। ये वेकअप कॉल हर एक के लिए अलग रहेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि यू डोंट नो कि क्या बात दिमाग में हिट करेगी और क्या चलेगा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था, आज से करीब 12-13 साल पहले की बात होगी, तो मैं एक कार देख रहा था खरीदने के लिए। तो मुझे वो कार बड़ी अच्छी लगती थी और मैं सोचा कि इस कार को खरीदते हैं। अब वो हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा रहता है, एक कार के 15 मॉडल्स आते हैं। तो आप देखते हो इसमें एसी है, उसमें नहीं है, इसमें मैट है, उसमें नहीं है। तो यही सारा डिस्कशन चला था कौन सा करें, तो कौन सा वाला उसका मॉडल बजट में आ रहा है। तो वो देखा कि अच्छा ये वाला मॉडल है जो फिलहाल मेरे बजट में आ जाएगा, मैं जाके गाड़ी ले सकता हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा, मैंने कहा यार ये कार है, ये बड़ी अच्छी। बोला हाँ कार तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा इसका ये वाला मॉडल है, तो बोले टॉप मॉडल क्यों नहीं लेते हो? टॉप मॉडल में तो सारी चीज़ें होती हैं, उसको सोचना ही नहीं पड़ता। टॉप मॉडल महंगा है यार, वो अभी नहीं ले पाएंगे, उसका डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई तो चलो हो जाएगी मैनेज, बट डाउन पेमेंट। तो बोला फिर अभी लेने को कहा किसने है? जिस दिन टॉप मॉडल के पैसे हैं उस दिन गाड़ी खरीदना। मैंने कहा हाँ। बोला कितने का फर्क है? मैं कहा ये 1.5-2 लाख का फर्क है। तो बोला रुक जाना, फिर 2 लाख रुपए इकट्ठे कर ले तब ले लेना, लेना तो टॉप मॉडल ही है ना। करेक्ट। आई थिंक दैट वाज माय वेकअप कॉल। एंड वो जाने अनजाने में इतनी बड़ी लेसन बनी मेरे लिए कि व्हाई शुड आई सेटल फॉर एनीथिंग लेस। बट उसके लिए एक चीज मुझे छोड़नी पड़ी, एंड दैट वाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि मैं एकदम नहीं ले पाया। उस दिन जाके जो मैं बिल्कुल बड़ा चार्ज बैठा हुआ था, मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, हाँ, कि मैं शायद उस वीक में या 2 दिन के अंदर गाड़ी ले आता, वो मेरी बैटरी डाउन हो गई। हाँ, एंड आई रियलाइज कि मुझे चाहिए तो वो हाँ, चीज़ चाहिए, हाँ वो एकदम नहीं मिल सकती मुझे, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करा। हम्म, आई थिंक मुझे 8-10 महीने लगे उसके बाद। हम्म, एंड 8-10 महीने वो डिफिकल्ट थे, क्योंकि मैं वो कार का मन बना बैठा था। करेक्ट। एंड यहाँ पे भाई हम लोगों के लिए तो कार ही होती है, जो आप कार ले लो, घड़ी ले लो, बाकी कोई गहने वहने तो जेंट्स पहनते नहीं है। हाँ, तो वो एक इंपॉर्टेंट गैजेट हो जाता है। करेक्ट। बट आई वेटेड फॉर अराउंड 8-10 मंथ्स एंड आई बॉट द टॉप मॉडल। जब मेरे पास उसके पैसे इकट्ठे हो गए, तो वो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो हम सब करते हैं जाने जाने में, बट एक जो आपने कहा ना पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन जो है, वो ये था कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। तो वो एक स्टाइल, अगर आपने जो पहले कहा था लाइफ स्टाइल चेंज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एंड कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको वेकअप कॉल मिलती है। मेरे मैं आई स्टार्टेड मेकिंग मनी व्हेन आई वाज 15-16, बट बहुत कम सा अमाउंट, 8-10 हज़ार रुपये यूट्यूब पे वीडियोस बना के। तो मैं क्योंकि टियर 3 में रहता हूँ, तो मैं लखनऊ गया एक मॉल में पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो मुझे शूज़ लेने हैं, तो पहली बार मैं नाइकी के शोरूम में गया, एंड वहाँ पे मुझे पसंद आया, वो 13,000 रुपये का था।
क्योंकि उससे पहले मुझे रियलाइजेशन ही नहीं थी कि इतने महंगे भी आते होंगे शूज। एंड मैंने वो पूरा पसंद कर लिया था कि ये तो अच्छा है। अब जब मैंने कॉस्ट पूछा 13,000 रुपये था, तो वो एक अनअफोर्डेबल सा लगा कि इतने ही तो पैसे हैं सारे थे देंगे क्या। फिर वो जो एक ह्यूमिलिएशन होता है ना, जब आप वो ऐसे बाहर निकलते हो कि यार क्यों नहीं ले पाए हम, क्या कमी रह गई। तो फिर वो एक मेरे लिए पॉइंट था कि नहीं, पैसा बना कमाना है और ज्यादा कमाना है। एंड कभी फिर मैंने वो शूज खरीदा भी नहीं, बट उस टाइम तो ऐसा था कि एक दिन आएंगे वापस आएंगे, और ऐसे 4 लोगों के साथ खरीदे। बट उस टाइम का मोटिवेशन मुझे मिला था। तो ये वेकअप कॉल सबकी लाइफ में कभी ना नहीं कभी। जरूरी। और फिर जैसे आपने कहा ना कि वो एक ह्यूमिलेशन के साथ हम वापस आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स वाचिंग दिस एंड टू एवरीबॉडी वाचिंग, डोंट कम आउट विद द ह्यूमिलेशन, कम आउट विद द प्रॉमिस। कम आउट विद द प्रॉमिस दैट यू विल इंप्रूव योरसेल्फ। कोई जिद नहीं है उसे, आपने जैसे खुद ही ड्रॉप कर दिया। अब आज आप उस तरह के 10 जूते अफोर्ड कर सकते हो, बट यू नेवर फेल्ट द नीड हाँ, कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए था यार, एक मोमेंट था वो, हाँ, इट वाज ओके। तो कम आउट विद द प्रॉमिस, प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल इंप्रूव। आप अपने आप को भी इंप्रूव करोगे, अपनी फैमिली की लाइफ भी इंप्रूव करोगे, ना कि सबको एक भट्टी में झोंक दोगे। करेक्ट करेक्ट। तो वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, थोड़ा सा हम भावनाओं में बह गए। बट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में कितना पैसा बनाया जा सकता है? जैसे अगर मैं किसी स्टॉक पे 10,000, 5,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड इफ इट बिकम्स मल्टी बैगर, तो कितना एक्स अमाउंट है जो बन सकता है? देखिए मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग जो होती है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ग्रोथ। तो ग्रोथ जो कि हर चीज़ की एक बेसिक नेचर है, बच्चा पैदा होता है तो उसको ग्रो करना होता है। अगर उसकी ग्रोथ नहीं चलती तो आप डॉक्टर के पास उसको ले जाते हो, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका, इसके दांत क्यों निकल रहे हैं, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। तो ग्रोथ नेचर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग जो होती है, मल्टी बैगर का सिंपल सा एक मतलब है कि वो स्टॉक कई गुना मल्टीप्लाई होगा। आप एक बैग लेकर आए थे और कई बैग्स लेके जा रहे हो यहाँ से। तो अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, कोई छोटी मोटी किराना की दुकान आप देखोगे, जब उसने दुकान शुरू करी होगी तो उसने शायद दुकान खोली होगी, 2 तरह के आटे, 1 तरह का तेल रख लिया होगा, कुछ मसाले रख लिए होंगे। बट विद टाइम उसके यहाँ सामान बढ़ता जाता है। वो कई सारी वो पापड़ भी ले आता है, उसके बाद वो और मसाले भी ऐड करता है, वो सॉस और मेयोनीज भी रखनी शुरू कर देता है। तो ही इज ग्रोइंग। वो जो छोटी सी उसकी शुरुआत थी वो ग्रोथ हुई, वो एंटरप्रेन्योर है उस दुकान का और वो इस तरीके से ग्रो करता है। द सेम गोज विद बिजनेसेस। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो वो एक बिजनेस है जो पीछे से ग्रो करता है। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, ग्रोथ कितनी भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस कितनी भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी लें तो जैसे एक बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल है, और ये सच में एक किसान के साथ हुआ था। उन्होंने विप्रो के स्टॉक्स में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे 1980 में। अब ये सब इंफॉर्मेशन जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है उससे है, बट वो कैलकुलेशन मैंने करके देखी थी। तो वो 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट करे गए वो आज की डेट में 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है 10,000 रुपए इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट। 2,000 करोड़ रुपए। ओके। तो इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर अचीव हुई, मुझे नहीं पता कितने हजार गुना ये मल्टीप्लाई हुआ। और बीच में कई 100 करोड़ के डिविडेंड्स भी हैं इसमें। अच्छा, 100, जी 200 करोड़ के डिविडेंड भी? हाँ, बीच में, क्योंकि कई उसकी नंबर ऑफ शेयर्स जो उनको मिले थे वो स्प्लिट बोनस से वो बढ़ते चले गए, और वो शेयर्स कई लाख और करोड़ों में पहुंच गए जो ओरिजिनल विप्रो के शेयर्स थे। बट ये जो 40-45 साल की जर्नी रही है, ये विप्रो के लिए भी बहुत इवेंटफुल रही है। मैं विप्रो को एज एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये विप्रो के लिए भी बहुत इवेंटफुल रही है। उन्होंने किस बिजनेस से शुरू करा, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा, किस तरीके से वो आईटी में गए, कंजम्पशंस में उन्होंने अपने आप को किस तरीके से एक्सपैंड करा, और जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करा। तो जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, पहली बात तो आपको ये श्योरिटी है ही नहीं कि मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि क्यों नहीं बनेगा, अगर आप इस सवाल से आगे आ सकते हो तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी एनालिसिस में ये इस बात को समझ सकते हो क्यों नहीं बनेगा ये, तो आप एक स्टेप पार कर चुके। फिर अगर वो ग्रो करता है, सारी बातें आपको आज नहीं पता होंगी उस कंपनी के बारे में, उसकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि वो मालिकों को खुद नहीं पता। वो जैसे जैसे पैसा कमाएंगे वैसे वैसे नए एक्सपेंशंस, नए वर्टिकल्स प्लान करेंगे, और उस तरीके से ग्रोथ निकलती है। तो बिजनेस इज अ डायनामिक इन्वायरमेंट, एक डायनामिक इन्वायरमेंट में किया जाता है। तो इसमें जैसे जैसे चीजें आती हैं वैसे वैसे वो डेवलप होती जाती है। तो मल्टीबैगर का अगर आप देखो 10,000 से 2,000 करोड़ में बदल जाता है। फिर इसी तरीके से अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखो, एचडीएफसी बैंक में जो 90s में जिसने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करी होगी वो 400 गुना से 500 गुना ज्यादा ग्रो कर चुका है वहाँ पे। टाइटन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर करीब 2,000 गुना की ग्रोथ आई है, 2,000 टाइम्स वो पिछले 22-23 साल के अंदर ग्रो कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी ग्रोथ किसी भी और तरीके से आपको मिल सकती है। और अगर हम टाइटन की बात कर रहे हैं या हम किसी और कंपनी की बात करें तो कोई जरूरत थोड़ी कि वो ग्रोथ आज यहाँ रुक गई। ये तो 2025 में हम बातें कर रहे हैं। जितना टाइम आगे चलेगा
वो धीरे धीरे और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वो बिजनेस ग्रो करता जाएगा। द सेम गोज विद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि वॉरेन बफेट के जो मैकडॉनल्ड्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोका कोला के इन्वेस्टमेंट है, पीटर लिंच का फेवरेट डंकिन डोनट्स का इन्वेस्टमेंट है, और मोनिश पबराई के भी कुछ बड़े वेल सेलिब्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर आप इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी देखोगे तो ये मल्टीफोल्ड ग्रो होते चले गए। एप्पल जो कि एक टाइम पे बंद होने की कगार पे थी, आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो हर चीज बहुत छोटे से शुरू होती है और किस लेवल तक वो ग्रो कर सकती है, कहाँ तक ग्रो करते रह सकती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। बट अभी जब हम मल्टीबायर के एग्जांपल्स देते हैं, दे आर ऑलवेज पास्ट परफॉर्मेंस, ये हुआ था। अब लोगों को क्या लगता है कि मार्केट मैच्योर हो गया है, क्या अभी इतना पोटेंशियल है कि नेक्स्ट 15-20 इयर्स में भी ऐसे स्टॉक्स निकलने वाले हैं? नहीं, मार्केट मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट तो अभी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। इंडियन मार्केट्स को अगर देखा जाए तो मैं तो समझता हूँ कि ये मैच्योरिटी के आसपास, मतलब बिल्कुल इनमेच्योर मार्केट्स हैं। अभी तो हमारी पॉपुलेशन ही इमेच्योर है। आपको पता है अमेरिका में कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं? इंडिया में शायद 3% देते हैं, यूएस में तो बहुत ज्यादा, अराउंड 50% हाँ। लोग टैक्स देते हैं, और इंडिया में अराउंड 2% लोग टैक्स देते हैं। हम्म, और यूएस इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, और डेवलप्ड इकोनॉमीज के भी हेल्म पे हम उसे कंसिडर करते हैं। और डेवलप्ड इकोनॉमीज में से यूएस में काफी कम परसेंटेज है जो लोग टैक्स देते हैं। मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज्यादातर 70-80% लोग टैक्स देते हैं, और यूएस में 50% लोग टैक्स देते हैं। उनकी इकोनॉमी जो भी घूमती है, जो भी बजट उनका है, सब कुछ उससे डिसाइड होता है। हमारे सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 32 टाइम्स नीचे है। भले ही उनकी टोटल जो जीडीपी दैट इज $35 ट्रिलियन के आसपास है, हमारी 2,500 $3,500 के आसपास है। वहां से देखा जाए तो 10-12 गुने का ही गैप है हमारे और पर उनके कैपिटा बीच में। होता है। बट पर कैपिटा में 32 टाइम्स का है। अब ये सोचिए कि अगर ये गैप ब्रिज हो जाए आज को, अगर हमारी पर कैपिटा जीडीपी, इसको टोटल जीडीपी से मत कंफ्यूज करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग टोटल जीडीपी को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हैं। अगर ये 32 टाइम्स हमारी इकोनॉमी यहाँ से बढ़ जाती है तो हम उस गैप को ब्रिज कर जाएंगे। अमेरिका का जो गैप है, हमारे और अमेरिका के बीच में जो गैप है, यानी कि अगर आज मैं मानता हूँ कि $4 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी है और 32 टाइम्स यहाँ से बढ़ती है, तो 1,20,000 करोड़ डॉलर्स, जो भी ये कैलकुलेशन निकल करेगी, वहां पहुंचेगी। मतलब कि जो ये 35 ट्रिलियन डॉलर्स है, हम 120 ट्रिलियन डॉलर, 130 ट्रिलियन डॉलर्स पे कहीं होंगे। विल बी मच मच बिगर देन यूएस। सिर्फ पर कैपिटा जीडीपी का गैप हमने ब्रिज करा है। ऐसा नहीं कि हम यूएस से अमीर हो गए, दोनों चीजों में डिफरेंस है। करेक्ट। पर कैपिटा हम उनके बराबर पहुंचेंगे। तो अब आप सोचिए हम कहाँ हैं इस समय। इंडियन इकोनॉमी तो कहीं है ही नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट्स तो कहीं है ही नहीं। इंडियन बहुत इकोनॉमी बढ़ रही है बहुत बहुत तेजी सारे से, स्टॉक्स हैं जो बढ़ बढ़िया रिटर्न बढ़ बना बढ़- तो मुझे लगता है कि जो कुछ हमने स्टॉक मार्केट में अब तक देखा है, के। वो तो ट्रेलर भी नहीं था। स्टॉक मार्केट्स की तो असली अंडरस्टैंडिंग और चीजें अब शुरू होंगी। अभी शुरू भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से। अभी भी हम बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में और उसमें उलझे में, जो यूथ है हमारी, और यूथ के साथ साथ सभी लोग, जो लोग आ रहे हैं मार्केट्स में, वो जो 93% लॉस ले रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो 7% लोगों को मालूम है और 93% नहीं समझ पा रहे। और इन्वेस्टिंग में भी अगर आप देखो तो, क्योंकि होता क्या है, आदमी आता है, शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है और अपने आप को इन्वेस्टर कहता है। उसे यही नहीं पता कि मैं इन्वेस्टर भी हुई नहीं। वो अपने आप को इन्वेस्टर कैटेगरी में तो डाल देते हैं, बट इन्वेस्टर है नहीं। इन्वेस्टर तो वो होता है जो कम से कम 5 साल तो होल्ड करेगा। अब हमारी इकोनॉमी को इतनी ग्रोथ जब लेनी है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आज हमारा मार्केट मैच्योर कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ स्टोरीज हमने अब तक देखी हैं, अभी तो आनी बाकी है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई एप्पल नहीं है, हमारे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, हमारे पास कोई अल्फाबेट नहीं है। ये कंपनीज तो अभी आनी है, करेक्ट। अभी आई कहाँ है? हाँ, जैसे एनवीडिया की $4 ट्रिलियन मार्केट कैप जी है। है। अब हमारे हाँ, जीडीपी तो हमारे पास अभी टेस्ला नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ ये सब अभी हमारे यहाँ आना है। आना है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो बहुत रियल मल्टीबैगर स्टॉक्स निकलने। जी हाँ, अभी तो हमारी इकोनॉमी को ही मल्टीबैगर बनना है। हाँ, बट अभी फिर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टफ इट इज टू आइडेंटिफाई अ इट मल्टीबैगर इज स्टॉक। टफ, इट इज टफ, इट इज नॉट इजी। वो जो एक 5 मिनट के अंदर वाली स्कीम है, वो यहाँ काम नहीं कर पाती। तो इट इज़ डेफिनेटली टफ। जैसा कि मैंने कहा, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, आपको एक अपनी इकोनॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको बिजनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसी टफ चीज़ नहीं होती जो क्रैक न की जा सके। अगर आप उसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में चीज़ें आने लगती हैं। आपको भी मार्केट के साथ ग्रो करना पड़ेगा, आपको भी क्योंकि हर महीने मुझे लगता है लास्ट 1-2 महीने के अंदर 50 कंपनीज के आईपीओ आ गए होंगे। हाँ, तो हर दिन हर साल तो बिल्कुल बिल्कुल। कम नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही है, और फिर कुछ ऑफ कोर्स बंद भी हो रही है, वो भी बाहर हाँ, निकल रही है। ये जो आपने जैसे आईपीओ का एग्जांपल दिया, तो आईपीओ में ज़्यादातर लोग लिस्टिंग गेन के लिए हाँ, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मुझे लगता है, और ऐसा मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होता भी है हर मैच्योरिंग मार्केट में, कि इसी भीड़ में कहीं ना कहीं सीरियस इन्वेस्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। बट क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम है,
तो वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट जब ये भीड़ छटेगी आज से कुछ साल के बाद, तो वही लोग हमें सामने दिखाई और देंगे। शायद कुछ ऐसे भी आईपीओ आ गए हों जो हमने शायद नोटिस नहीं करे हैं, बट कुछ साल बाद हमें लगे कि जी अरे। नहीं, आईपीओ वही अच्छे होते हैं जो नोटिस नहीं होते। आप नोटिस वाले आईपीओ पिछले 10 साल में उठा के देख लो। करेक्ट करेक्ट। हाँ, एक एक मैंने कहावत सुनी है स्टॉक मार्केट में कि अगर अगर मेरे स्टॉक की चर्चा हो गई तो मेरा खर्चा हो गया। कि भाई अगर चर्चा हो गई ना, फिर तो बंद है, क्या फिर तो उसमें से पैसा निकाल। इसका मतलब वो हिडन तो है ही नहीं। हाँ, हिडन है। आपको तो इन्वेस्ट तब करना था जब लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, कर तभी तो आपको वेट करना था, हाँ और जब बात करने लगे फिर तो टाइटन बन चुका है। हाँ करेक्ट। अभी आईपीओ की बात चली है तो आईपीओ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो ये इजी मनी लगता है। कैलकुलेटिव बहुत अच्छा है कि भाई 14,000 रुपये दिए, नहीं लगा तो एग्जैक्टली वापस आएगा, बट अगर लग गया तो एक लिस्टिंग गेन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आज बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, फिर चाहे वो, अब नाम किसी का नहीं लेते हैं, बट बड़े बड़े जो एडटेक स्टार्टअप है बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो रहे हैं। मतलब अभी 4 आईपीओ हैं जो कंप्लीटली फेलियर रहे हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन पे आए हैं, हाँ, और अभी कुछ हारने भी वाले हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, या आप कैसे देखते हो इन कंपनीज को? अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको कुछ पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। अगेन यू आर गैम्बलिंग। तो ऐसे लोगों से तो क्या बात करूं मैं, और क्या समझाने की कोशिश करी जाए। लेकिन अगर आप सच में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसका मतलब आप ये चाहते हो कि भाई अब तक तो ये एंकर इन्वेस्टर्स के पास थी, मतलब एंकर से मतलब अब तक तो ये बिल्कुल जो शुरू के एंजल इन्वेस्टर्स थे उनके पास थी, और प्रोमोटर्स के पास थी, अब ये पहली बार मार्केट में उतारी जा रही है, तो चलो मैं इसका पार्ट बन जाता हूँ। अब पार्ट क्यों बनना चाहते हो आप उसका शेयर क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है बढ़ेगा। तो वो जो लगता है आपको बढ़ेगा, उसकी कोई सॉलिड रीजन है आपके पास? कोई वजह है, या बस आपको लगता है? ये सब लोग कह रहे हैं कि ये फलाना आईपीओ है, वो लेना चाहिए। अगर आप खुद उस नॉइस को थोड़ी देर के लिए शांत करके ऑब्जेक्टिवली पेपर पेन पे अपने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने असिस्टेंट को, किसी ऐसे जने को जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, उसे समझाओ और उसे कन्विंस कर दो कि ये बढ़ जाएगा, तब ठीक है, इट्स ओके। शायद वॉरेन बफेट का कोट है कि जब तक आप अपनी किसी कंपनी का बिजनेस एक 5 साल के बच्चे को नहीं नहीं समझा समझा सकते। तब तक आपको उस हाँ, कंपनी और का ये इन्वेस्ट बात सुनने में कितनी अजीब क्यों लगे, बट ये सच है। है। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टीचर इतने आसानी से समझाता है, जबकि आपने पहली बार वो सुना होता है, बट वो उसको समझा देते हैं आपको। डॉक्टर बना दिया जाता है, इंजीनियर बना दिया जाता है, कितने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो टीचर्स का ही तो खेल है। टीचर को नॉलेज है पूरी, आप भी टीचर बन जाओ। तो अगर आप कन्विंस कर पा रहे हो अपने आप को, अपने आसपास वालों को, और ऑब्जेक्टिवली, सिर्फ ये नहीं कि उसमें से अच्छी अच्छी बातें उठा ली, बाकी चीजें इग्नोर कर दी। मैंने कहा ना कि आपको ये ढूंढना है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना, वो वजह सारी ढूंढनी है। जब वो वजह सारी खत्म हो जाएंगी, तब ठीक है। इसका मतलब है अब आप उसकी जर्नी राइड करना चाहते हो। अब आपने ले लिया, अब उसे रुको भैया 5-7 साल। अब वो लिस्टिंग गेन से कोई मतलब नहीं आपका। वो लिस्टिंग के दिन अब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मत देखो, उसे जाने दो। हो सकता है वो ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ऐसा भी हुआ है करेक्ट। कि वो ऊपर गए, उसके बाद आधे आधी कीमत रह गई उनकी, पता भी नहीं, सालों लग गए उनको वापस आने में। तो आपके पास हर जगह 1 रुपया भी डालने का एक रीजन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट। मल्टी बैग इंडस्ट्री में लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है? क्योंकि आज जैसा आपने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, और क्योंकि कंपनी अभी बहुत, क्योंकि अभी किसी ने दुकान लगाई ही है, अभी वो सिर्फ मसाला और तेल ही बेच रहा है, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि कल इसका एक बहुत बड़ी शॉप होगी या फिर इसकी फ्रेंचाइजी ओपन होने वाली है। सो लक कितना फैक्टर प्ले करता है? क्या राकेश झुंझुनवाला ने जब टाइटन में पैसा डाला होगा तो क्या उन्हें पता होगा कि इतना बड़ा बन जाएगा बिजनेस? हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने जब पैसा डाला था तो उसकी फैक्ट्री गए थे, उस कंपनी को विजिट कर आए थे। उन्हें एक वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी से दिखाई दी थी कि कंपनी की वैल्यूएशंस तो मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो उन्होंने कहा ये सच भी है या झूठ है, तो देख कर आए थे, जो मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ तो काफ़ी बज़ है, लोग भी काम कर रहे हैं, और सामान आ रहा है, जा रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फ्रेश प्रोडक्ट जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो सही है, कंपनी काम कर रही है, लेट्स इन्वेस्ट। तो ही हैड एन आइडिया कि ये बढ़ेगी, बट ही डिड नॉट नो कि 2000 गुना हो जाएगी। नाउ ये बढ़ेगी, दैट इज आइडिया होना, दैट इज रिसर्च। बट 2000 गुना होगी, दैट इज लक। तो आपकी इन्वेस्टिंग तो हुई रिसर्च बेस्ड, लेकिन उसके बाद कोई आपका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 2000 गुना, ऐसा उनके पास क्या सिर्फ टाइटन है क्या? उनके पास होंगे 100 शेयर्स, जिससे उनको पता नहीं कितना। लेकिन आपको और हमें सिर्फ टाइटन का ही वो पता है, क्योंकि वो उनका लगता हो इतना। ऐसी वॉरेन बफेट 70-80 तो बिजनेस खरीद रखे हैं, और जो शेयर्स होंगे वो पोर्टफोलियोज हैं, वो अलग हैं। बट कोका कोला सबको पता है। सेम गोज विद फिडेलिटी फंड जो पीटर लिंच का रहा है, मतलब उसमें सबको डंकिंग डोनट्स पता नहीं कितने रहे होंगे। करेक्ट। तो वो जो एक कई हजार गुना हो गया, वो लक है डेफिनेटली। और जब आप रिसर्च बेस्ड पोर्टफोलियो बनाओगे तो लक भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, कुछ कर ही जाएगा। मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी टू गेट लकी। हाँ, टू गेट लकी, बिल्कुल। बिना मेहनत के। वो प्री रिक्विजिट है लक सही के आने बात है, के लक लिए। तो बिना, मतलब ये कहते हैं ना कि आलसी लोगों के पास तो लक भी नहीं आता है। एक बड़े पॉपुलर एक्टर हैं, उनसे एक बार पूछा कि आप तो बहुत लकी हो सर, आपकी
मूवी तो ओवरनाइट हिट हो जाती है। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने कहा कि मुझे 20 साल लग गए ओवरनाइट हिट बनने में, ओवरनाइट सक्सेस बनने में। करेक्ट। तो वो जो मेहनत है आपकी रिसर्च की, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसको अंडरमाइन करिए, उसको बाईपास करने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू गेट लकी। So thank you so much राघव जी। Personally I have enjoyed a lot this podcast Me too. and आप भी अगर देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा एंड आपने क्या सीखा इस पॉडकास्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच Thank you, राघव Ajay. जी। Thank you for having me here. Thank you.